हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है पढ़ेंगे औषधियाँ व रसायन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग चर्चाएं करेंगे और कुछ औषधियाँ और उसके उपयोग दिए हुए हैं। तो बच्चों, हम लोग जो इसके पिछले वाले जो लेक्चर थे उसमें हम पढ़ रहे थे वैक्सीन उत्पादन कैसे होता है। तो उसमें जो है उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस हम लोग कर चुके हैं कि वैक्सीन उत्पादन क्या है। तो मैंने आपको बताया था कि वैक्सीन जो है वो वास्तव में मृत अथवा रूपांतरित सूक्ष्म जीवाणुओं का निलंबन होता है, जिसे जंतुओं में प्रविष्ट करने पर एंटीबॉडीज उत्पन्न होकर एक विशेष रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती है। ठीक है, इस बारे में आप लोगों को बताया गया था और आज जो है आप लोगों को बताया जाएगा कि औषधियों व रसायनों का निर्माण कैसे होता है। तो इस बारे में आज चर्चा होनी है कि औषधियाँ क्या हैं और उपयोग क्या हैं इसके। तो बच्चों, हम लोग डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियाँ व रसायन का निर्माण करते हैं। मतलब हम लोग जो है, हमने आपको बताया था जो पिछले वाले लेक्चर थे कि हम लोग सूक्ष्म जीवों के द्वारा काफ़ी सारी उपयोगी एंजाइम्स, प्रोटीन ना, ये सब क्या करते हैं, बनाते हैं मानव कल्याण के लिए। जीवाणुओं के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा हम लोग अपने लिए जो है काफ़ी जो महत्वपूर्ण जैसे एंजाइम हैं, ठीक है, या प्रोटीन है या वैक्सीन है, इनका उत्पादन हम लोग मानव कल्याण के लिए करते हैं। अब आज जो है औषधियाँ और इनके उपयोग क्या क्या हैं, तो जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो एंजाइम्स और प्रोटीन जो मानव कल्याण के लिए तैयार किए जाते हैं वो आपके सामने प्रस्तुत हैं। तो बच्चों, सर्वप्रथम सबसे पहली जो औषधि है वो है इंटरफेरॉन है। ठीक है, इंटरफेरॉन है, इसके बारे में आप लोग पढ़ ही चुके हैं। पहली जो औषधि है वो इंटरफेरॉन औषधि है। अब इसका उपयोग कैसे होता है, इसका उपयोग क्या है, हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, इसका जो है उपयोग विषाणुओं व कैंसर के विनाश में सहायक होता है। अर्थात बच्चों, इंटरफेरॉन जो औषधि है इसका जो उपयोग विषाणुओं के द्वारा जो रोग हम लोगों के अंदर होते हैं, विषाणुओं के उपचार में, ना मतलब सूक्ष्म जीव ही क्या हैं, विषाणु हैं, तो इनके द्वारा जो उत्पन्न कराए गए रोगों के निवारण में हम लोग इंटरफेरॉन का उपयोग करते हैं। या कैंसर की जो सेल्स होती हैं, कैंसर एक बहुत ही जानते हैं आप लोग काफ़ी घातक रोग है और कैंसर के बारे में हमने बताया था कि ये जो होती हैं ये अनियमित कोशिकाओं के कारण होता है। मतलब कि हम लोगों में क्या होता है, सेल्स एक निश्चित मात्रा में जब उनका विभाजन होता है या सिस्टमैटिक ढंग से उनमें क्या होता है, विभाजन होता है, तो वो कैंसर नहीं होता है। पर अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन को हम लोग क्या कहते हैं, कैंसर कहते हैं। अनियंत्रित कोशिकाओं के विभाजन को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो बच्चों, इंटरफेरॉन जो है वो विषाणुओं के द्वारा संक्रमित कोशिकाओं के संक्रमण में सहायक होती है, अर्थात उनसे हमें निजात दिलाती है। और कैंसर के विनाश में सहायक होता है, अर्थात कैंसर की जो कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट करने में भी इंटरफेरॉन का क्या है, बहुत बड़ा योगदान है और बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान जो है इंटरफेरॉन का है। विषाणु का कैंसर के विनाश में क्या होती है, ये सहायक होती है। विषाणु हमें मालूम है कि ये क्या होते हैं, से नहीं देख सकते हैं। विषाणु क्या है, ये भी बहुत ही अति सूक्ष्म जीवाणु अति सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इसको हम लोग इंटरफेरॉन औषधि के द्वारा कैंसर के
विनाश में भी क्या होती हैं, ये सहायक होती हैं। तो ये हमने पढ़ा इंटरफेरॉन के बारे में कि इंटरफेरॉन औषधि जो है ये किस प्रकार हम लोगों के लिए उपयोगी है। फिर उसके बाद हम लोग रिलैक्सिन हार्मोन है, ठीक है, रिलैक्सिन हार्मोन है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन ये क्या करता है, ये शिशु जन्म में सहायक होता है। रिलैक्सिन हार्मोन किसमें सहायक होता है, इसका उपयोग क्या है बच्चों, तो ये शिशु जन्म में क्या होता है, सहायक होता है। ध्यान दीजिएगा। अब जैसे देखो हम लोगों ने क्या किया, रिलैक्सिन हार्मोन्स इसको डेवलप किया ना हमने सूक्ष्म जीवों के द्वारा या विभिन्न औद्योगिक स्तर पे हम लोगों ने क्या किया, इसको हम लोगों ने रिलैक्सिन हार्मोन्स को क्या किया, उत्पादित किया और एक बड़े पैमाने पे। तो बच्चों रिलैक्सिन हार्मोन्स जो है इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग है शिशु जन्म में क्या है, ये सहायक है, ठीक है। रिलैक्सिन हार्मोन्स किस में सहायक है, शिशु जन्म में सहायक होता है। ये बात आपको बताई गई। ये औषधि है, रिलैक्सिन हार्मोन्स है जो कि शिशु जन्म में सहायक होता है। इंटरफेरॉन जो है ये विषाणु व कैंसर के विनाश में सहायक होता है। इतनी बात आपको स्पष्ट हुई। अब हम लोग आगे चलते हैं मानव वृद्धि हार्मोन्स। अब हम लोग मानव वृद्धि हार्मोन्स क्या है, तो बेटा जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मानव वृद्धि हार्मोन्स अर्थात मनुष्यों की वृद्धि में जो सहायक होते हैं उन्हें हम मानव वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं। तो मानव वृद्धि हार्मोन्स क्या हैं, ये क्या करते हैं, यह बौनों में हड्डियों व पेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है। तो मानव वृद्धि हार्मोन्स किस चीज में सहायक है, तो बच्चों जो मानव वृद्धि हार्मोन्स है ये क्या करता है, यह बौनों में हड्डियों, पलक की हड्डियों व पेशियों की वृद्धि को बढ़ाता है। समझ पा रहे हैं। तो मानव वृद्धि हार्मोन्स क्या है, यह जो है बौने पौधों में या बौने व्यक्तियों में, ठीक है, क्या करता है, वृद्धि का कार्य करता है। उनकी हड्डियों में वृद्धि करता है और उनकी मांसपेशियों में भी क्या करता है, वृद्धि करता है। तो ये मानव वृद्धि हार्मोन्स का कार्य है। वहाँ पे हमने पौधों बोल दिया था, नहीं, क्योंकि मानव वृद्धि हार्मोन्स है तो ये मानव के लिए सहायक होगी, अर्थात बौने व्यक्तियों में हड्डियों व पेशियों की वृद्धि में सहायक होगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो रेनिन संदमक है। तो ये क्या है भाई, ये जो होता है यह रुधिर दाब को कम करता है। ये क्या है, रेनिन संदमक जो है इसका उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है रुधिर दाब को कम करना। क्या होता है इसका कार्य, रुधिर दाब को कम करना होता है। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा औषधियों व रसायनों का निर्माण। तो इसमें हमने बताया कि ये जो है डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधि व रसायन का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। पुनः एक बार, डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा विभिन्न प्रकार के औषधियों व रसायनों का निर्माण किया जाता है, ठीक है, और वो भी एक बड़े पैमाने पे औद्योगिक स्तर पे मानव कल्याण के लिए क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, और इसके जो पिछले वाला जो लेक्चर था वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट था कि हमने बताया था कि अच्छा वैक्सीन जो है बताई थी। अच्छा कुछ वैक्सीन देखो हम लोग कैसे लेते हैं, ड्रॉप के द्वारा लेते हैं। जैसे देखा हुआ पोलियो का जो है ना, वो कैसे लेते हैं, ड्रॉप के माध्यम से लेते हैं। या हमने बताया था खाए जाने वाले वैक्सीन ना, तो इसमें भी क्या था, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा हम लोग आनुवांशिक रूप से रूपांतरित ऐसे फल व सब्जियां उत्पन्न करते हैं जो कि वैक्सीन की खुराक
पहुंचाने के लिए क्या होते हैं, सहायक होते हैं या वाहक कह सकते हैं हम लोग उनको। इन्हें खाने योग्य पादप वैक्सीन भी कहा जाता है, जो इसके पहले हमने बताया था। फिर हमने उदाहरण भी आपको दिया था हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, उसमें हमने आपको बताया था हेपेटाइटिस बी का जो एंटीजन वायरस की सतह पर पाया जाता है, इसके जीन को हम लोग आलू की कोशिकाओं में डीएनए में डाल दिया जाता है, और जिससे आलू की वृद्धि के साथ ही वह बाहरी डीएनए जिससे हेपेटाइटिस बी के एंटीजन का कोर होता है आलू के ऊतक में एकत्रित होता रहता है। इसको खाने से क्या होता है, शरीर में एंटीजन बी के प्रति एंटीबॉडीज बन जाती है, जिससे इस रोग के प्रति प्रतिरक्षण क्षमता विकसित हो जाती है। ये आपको बताया गया था, और आज आपको बताया गया है औषधियों व रसायनों का निर्माण। तो इसमें हमने जो बताया कि डीएनए पुनर्संयोजन विधि द्वारा विभिन्न प्रकार की औषधियों व रसायनों का हम लोग निर्माण करते हैं मानव कल्याण के लिए, और हमने आपको औषधियाँ बताई और उनके उपयोग बताए। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।